नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हल्दी घाटी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आपको पता है कि मैथ के अंतर्गत 2 क्लासें हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्याओं के बारे में कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, उनकी क्या क्या कंडीशन बनती है, उनसे किन प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो उसी कड़ी में दोस्तों आज हम बात करेंगे पाइथागोरियन। कौन सी संख्या है? पाइथागोरियन। ये आज की हमारी संख्याएं हैं। इन्हीं को हम दोस्तों कहते हैं बौद्धायन संख्याएं। और नॉर्मली जो इसका नाम हम सुनते हैं या आप कभी देखोगे तो आपको नाम मिलेगा ट्रिपलेट्स। क्या होती हैं पाइथागोरियन संख्याएं, या दूसरे अर्थों में मैं कहूं बौद्धायन संख्याएं, ट्रिपलेट्स किसे कहा जाएगा? तो मैं आपको थोड़ा सा रेखा गणित के अंतर्गत ले जाना चाहूंगा। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया। क्या बनाया दोस्तों? मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण। एक भुजा हमारी आधार कहलाती है और एक भुजा को हम कहते हैं लंब। इन तीनों का आपस में जो संबंध होता है, कर्ण, लंब और आधार का आपस में जो संबंध होता है, उसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो दूसरे अर्थों में मैं कह सकता हूं कि कर्ण का कोई भी एक संख्यात्मक मान हमारे पास है, लंब भी हमारे पास है, आधार भी हमारे पास है। इन तीनों मानों को जब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो लंब और आधार के वर्गों का योग यदि कर्ण के वर्ग के बराबर है तो वो पाइथागोरियन संख्या समूह को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा या उसे संतुष्ट करेगा। कैसे? जैसे मैं समझाता हूं आपको कि मान के चलिए किसी प्रश्न में मैं लंब लेता हूं कितना? 3 और आधार ले लेता हूं मैं कितना? 4। मैं लंब लेता हूं 3 और आधार ले लेता हूं 4। अब मैं आपसे पूछूं कि कर्ण कितना आएगा? कर्ण कितना आएगा? तो कर्ण ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना है? लंब का वर्ग करना है, आधार का वर्ग करना है। तो 3 का वर्ग आ गया 9, 4 का वर्ग आया 16, 16 में 25 हो गए। और चूंकि यहाँ कर्ण का वर्ग आता है तो वर्ग आने का मतलब कर्ण ज्ञात करने के लिए मुझे इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन बना कि 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, यानी कहने का मतलब 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 कितने हो गए? 25, और 5 का वर्ग भी कितना हुआ? 25। तो ये इस फॉर्मूले को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। तो ये संख्या समूह जो है, ये संख्या समूह जो है, ये कहलाता है दोस्तों हमारा पाइथागोरियन संख्या समूह या बौद्धायन संख्या समूह। तो इनको कैसे जल्दी निकाला जाएगा? इस प्रकार से यदि हम सवाल करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमें इन्हें जल्दी निकालने की ट्रिक सीखनी है और आज आपको इन्हीं को सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से आप संख्याओं के ट्रिपलेट्स यानी पाइथागोरियन संख्या समूह को चुटकियों में यानी सेकंडों में हल कर पाओगे। तो उसके अंतर्गत कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, विषम संख्या यदि आपको दी जाए, क्या दी जाए? विषम संख्या आपको दी जाए और आपको उसका क्या बताना है? ट्रिपलेट्स बताना है। तो ध्यान दीजिए मेरी बात पर। जैसे मान के चलिए मैंने संख्या ली 5, मैंने संख्या क्या ले ली? 5। अब मुझे ये पता करना है कि 5 के ट्रिपलेट्स क्या होंगे या 5 किन संख्याओं के साथ मिलकर पाइथागोरियन संख्या समूह बना सकता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने इसका किया क्या? वर्ग। ध्यान दे लीजिए, मैंने दी गई संख्या का क्या कर दिया? वर्ग। और 5 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 25 आएगा। अब 25 जो मेरे पास संख्या आ रही है उसमें आप गौर करिए, 25 में
आप भाग दे दीजिए किसका, 2 का। वर्ग करने पर जो संख्या है उसमें भाग दे दीजिए 2 का। भाग देने पर मेरा परिणाम आता है 12.5। कितना रिजल्ट आया, 12.5। अब इसमें से आपको एक बार 0.5 कम करना है और एक बार 0.5 आपको जोड़ना है। 12.5 में से 0.5 कम करेंगे तो 12 आएगा और 12.5 में प्लस 0.5 करोगे तो 13 आएगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि 5 का जो ट्रिपलेट्स बना वो किसके साथ बना, 12 और 13 के साथ। दोबारा शुरू से समझिए, मैंने एक विषम संख्या ली, उसका मुझे ट्रिपलेट्स बताना है, तो सबसे पहले मैंने उस संख्या का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। क्या कर दिया, वर्ग। वर्ग करके मैंने उसमें किसका भाग दे दिया, 2 का। 2 का भाग देने पर जो संख्या मेरे को प्राप्त हो रही है उसमें एक बार 0.5 कम करना है, एक बार 0.5 बढ़ाना है, और जो आपके मान प्राप्त होंगे वो उस संख्या के ट्रिपलेट्स होंगे। यानी मेरा समूह बना किसका, 5 का, 12 का और 13 का। अब मैं इसे प्रूव करके भी आपको दिखाता हूँ। 5 का जो वर्ग होता है वो होता है 25 और 12 का जो वर्ग होता है वो होता है 144 और 13 के वर्ग की यदि बात करें तो वो आएगा 169 यानी 169। 25 और 144 को जोड़ते हैं तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 169 के। तो 25 और 144 को जोड़ने पर आया 169 और बराबर में 169 है। तो ये सिद्ध हो चुका है कि 5, 12, 13 किसको दर्शाएंगे, एक ट्रिपलेट्स को या पाइथागोरियन संख्या समूह को दर्शाएंगे। तो आशा करता हूं कि इजी वे में आप इसे समझ पाए होंगे और मैं इसके उदाहरण आपको देता हूं जिससे ये चीज क्लियर हो आपकी। देखिए, पहली चीज तो ये कि मुझे ट्रिपलेट्स बनाने हैं विषम के, तो क्या करना है, विषम संख्या जिसको मैंने n मान लिया, क्या मान लिया, n, और मुझे ट्रिपलेट्स बताने हैं तो फॉर्मूला बना n का स्क्वायर करके आप उसमें भाग दोगे 2 का और प्लस माइनस 0.5 आपको करना है। n का आपको वर्ग करके 2 का भाग देना है और प्लस माइनस 0.5। और उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे मुझे 7 के ट्रिपलेट्स पता करने हैं, किसके दोस्तों, 7 के ट्रिपलेट्स पता करने हैं, तो 7 का मैं करूंगा वर्ग। 7 का वर्ग किया तो मेरे पास आ गया 49। कितना आ गया, 49। 49 में 2 का भाग देने पर रिजल्ट आया मेरे पास 24.5। 0.5 कम करा तो 24 हो गया और 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 25। तो 7, 24 और 25 ये भी किसको दिखा रहा है, एक ट्रिपलेट्स को या संख्या समूह को, बौद्धायन संख्या समूह को बता रहे हैं। और उदाहरण लेते हैं, जैसे 11 है, 11 का मुझे करना है वर्ग। 11 का वर्ग मैं करता हूं तो मेरे पास 121 आता है, जिसमें 2 का भाग देने पर आ गया 60.5। 60.5 आ गया, 0.5 कम करने पर 60 और 0.5 बढ़ाने पर 61। तो 11, 60 और 61, ध्यान दे लीजिए, 11, 60 और 61 ये क्या हो गए, ट्रिपलेट समूह को बताए। मैंने संख्या ली 3 का मैंने किया वर्ग, 3 का वर्ग करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 9 में भाग दिया किसका, 2 का। 2 का भाग देने पर आया 4.5। 5.5 कम करने पर 4 रह गया, 0.5 बढ़ाने पर 5। तो 3, 4, 5 जो मैंने आपको पूरा उदाहरण सॉल्व करके बताया था। तो यहाँ इस प्रकार से आप किसी भी विषम संख्या के ट्रिपलेट्स बना सकते हैं, चाहे वो संख्या छोटी हो चाहे वो संख्या बड़ी हो। यहाँ मैं आपको एक बात और सिखाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहे और इस प्रकार कोई भी उदाहरण लेकर आप सवाल को हल कर सकते हैं। अब आप गौर करिए, सबसे पहला जो उदाहरण मैंने दिया था वो दिया था 3, 4 और 5 का। कहने का मतलब 3 और 4 ये दो संख्याएं हैं, तो तीसरा ट्रिपलेट्स होता है इनका 5, यानी इन दो संख्याओं के वर्गों का योग इस तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है। जब ये अगर पाइथागोरियन संख्या समूह को दर्शा रहे हैं तो इनके जो गुणज होंगे वो भी इसी रूप को प्रदर्शित करेंगे। कैसे कि 3 को मान लीजिए 2 से गुणा किया तो 3 दूनी 6, 4 को गुणा किया 2 से तो 8 आया, 5 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 10। तो 6, 8, 10
6, 8, 10 जो मेरे पास संख्या आई है ये भी किसको बताएगी, पाइथागोरियन संख्या समूह को बताएगी। देख सकते हैं आप 6 का वर्ग होता है 36 और 8 का वर्ग होता है 64। इन दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर मेरे पास आता है 100 जो किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है। तो यहाँ ये चीज प्रूव हो गई कि कोई भी पाइथागोरियन संख्या समूह यदि आप ले रहे हो, कोई भी पाइथागोरियन संख्या समूह आप ले रहे हो तो उसके यदि गुणज निकालते हो तो वो भी पाइथागोरियन संख्या समूह को दर्शाएगा। जैसे दूसरा उदाहरण हमने 5, 12, 13 निकाला था, तो 5 को मैं 2 से गुणा कर देता हूं तो 10 आ गए, 12 को भी मैं 2 से गुणा कर देता हूं तो 24 आ गया, 13 को भी मैं 2 से गुणा कर देता हूं तो 26 आ गया। तो 10, 24, 26, 10, 24, 26 ये भी किसको दर्शाएगा, पाइथागोरियन संख्या समूह को या ट्रिपलेट्स को दर्शाएगा। इसको भी हम देखें तो 10 का वर्ग होता है 100, 24 का वर्ग होता है 576, 24 का वर्ग कितना हो गया 576। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमें किसके बराबर, 26 का वर्ग, और 26 का वर्ग होता है 676। तो देख लीजिए दोनों को जोड़ने पर 676 ही आएगा। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि ये केवल गुणा 2 करने पर ही आ रहा है। अगर मैं 3 को गुणा करता हूं 3 से तो 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आया। इसी प्रकार 4 को गुणा किया 3 से तो 12 आया, और इसी प्रकार 5 को गुणा किया 3 से तो 15 आ गया। तो 9, 12, 15 ये कब आए, जब गुणा 3 किया। तो ये भी हमारे पाइथागोरियन समूह को दर्शाएगा। देखिए 9 का वर्ग 81, 12 का वर्ग 144 और 15 का वर्ग 225 है। 144 में आप 81 जोड़ोगे तो 225 ही आएगा। तो कहने का मतलब अगर कोई पाइथागोरियन संख्या समूह आपने याद कर रखा है तो उसके गुणज के रूप में भी आप जल्दी यानी सेकंडों में पाइथागोरियन संख्या समूह ज्ञात कर सकते हो। तो आशा करता हूं कि विषम संख्याओं का यदि आपको पाइथागोरियन संख्या समूह निकालना है तो वो किस प्रकार से निकाला जाएगा ये चीज आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब ध्यान दीजिए, एक उदाहरण और दे देता हूं मैं, जिसके बाद हम अगले सवालों पर चलेंगे। जैसे मुझे 13 का पाइथागोरियन समूह पता करना है, तो मैंने बताया सबसे पहले इस संख्या का आपको वर्ग करना है। 13 का वर्ग करेंगे तो 169, और ये डिवाइड करना है किससे, 2 से। 2 से मैं जब डिवाइड करता हूं तो ये आता है 84.5। कितना आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84.5। 0.5 कम करेंगे तो 84 और 0.5 बढ़ाएंगे तो 85। तो 84, 85 और 13 ये किसके, 13 के पाइथागोरियन संख्या समूह है। तो ये तो हुआ विषम संख्याओं का पाइथागोरियन बनाने का नियम। अब हम चलते हैं सम संख्याओं पर। किस पर चलते हैं दोस्तों, सम संख्याओं पर चलते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा। जैसे अगर आपकी कंडीशन की संख्या क्या हो, सम, और उसका आपको पाइथागोरियन समूह पता करना है। सम संख्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने संख्या ली 4, मैंने संख्या ले ली 4। अब बात ये कि मुझे 4 का क्या करना है, ट्रिपलेट्स ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आपकी संख्या है उसमें आप पहले किसका भाग दोगे, 2 का। तो 4 में मैंने भाग दे दिया किसका, 2 का। भाग देने के बाद ध्यान दे लीजिए, भाग देने के बाद उस संख्या का आपको करना है वर्ग, और वर्ग करके प्लस माइनस 1, यानी एक बार प्लस 1 करना है, एक बार माइनस 1 करना है। 4 में 2 का भाग दोगे तो 2, और 2 का वर्ग प्लस 1 और 2 का वर्ग माइनस 1। तो 2 का वर्ग 4, 4 में जोड़ दिया 5, 2 का वर्ग 4, 4 में से घटाया 3, तो 5 और 3, 5 और 3 ये किसके ट्रिपलेट्स हो गए, 4 के। किसके हो गए, 4 के। तो मैं फॉर्मूला यदि बनाना चाहूं सम संख्या के ट्रिपलेट्स का तो वो बनेगा n कोई भी एक सम संख्या हमने मान ली, वो डिवाइड होगी 2 से, यानी 2 का भाग, और वर्ग करके उसमें प्लस माइनस क्या करना है, आपको 1 करना है। और उदाहरण मैं देता हूं, मैंने संख्या ली 6, तो 6 के मुझे ट्रिपलेट्स बताने, तो 6 में भाग दूंगा मैं किसका, 2 का, और उसका वर्ग करके एक बार प्लस 1 और एक बार माइनस 1। 6 में हम 2 का भाग देंगे, 6 में हम 2 का भाग देंगे तो 3 बार, और 3 का वर्ग होगा 9, 3 का वर्ग क्या होगा 9,
9 में आप एक बार +1 करिए और एक बार -1, +1 करेंगे 10 और -1 करेंगे तो 8। तो 6 के ट्रिपलेट्स या 6 की पाइथागोरियन संख्या समूह कौन कौन से बने? 10 और 8। और उदाहरण लेते हैं। 8 के ट्रिपलेट्स मुझे पता करने हैं। 8 में भाग देंगे किसका? 2 का। भाग देकर उसका वर्ग करना है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। किसको? 1 को। तो 8 में 2 का भाग देने पर 4, 4 का वर्ग हुआ 16, 16 में 1 जोड़ दिया तो 17 और 16 में से 1 घटा दिया तो 15। तो 8, 15, 17 ये तीनों संख्याएं भी किसको दर्शाएंगी? पाइथागोरियन संख्या समूह को दर्शाएंगी। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे मैं कुछ और उदाहरण आपको दे सकूं कि किस प्रकार से आप ट्रिपलेट्स बनाते चले जाएंगे। तो देखिए, सम संख्या भी हमने सीख ली कि सम संख्याओं का अगर हमें ट्रिपलेट्स बनाना है तो वो किस प्रकार से हम बना सकते हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होने वाली है। टाइम नहीं लगेगा कि आप संख्याओं के ऑप्शनों में देख रहे हो कि कौन सा ट्रिपलेट्स है कौन सा नहीं है। केवल आपको संख्या पता होनी चाहिए, आप अपना नियम लगाइए, अपने आप उसके ट्रिपलेट्स निकल के आ जाएंगे। ध्यान दे लीजिए, एक उदाहरण और लेते हैं। मुझे 10 के ट्रिपलेट्स पता करने हैं। अब थोड़ा शॉर्ट करते हैं। 10 में ध्यान दे लीजिए, मुझे 10 का ट्रिपलेट्स पता करना है तो 10 में मैं किसका भाग दूंगा? 2 का। 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास आएगा 5। 5 का वर्ग करके, 5 का वर्ग करके एक बार +1 करना है और एक बार -1 करना है। तो 5 का वर्ग 25, 25 में एक जोड़ दिया 26, 25 में से एक घटाया 24। तो मेरा कॉम्बिनेशन बन गया 10, 24 और 26। देख लीजिए दोस्तों, चुटकियों में उत्तर आएंगे आपके सेकंडों में। 12 के ट्रिपलेट्स बनाने हैं। 12 में 2 का भाग देने पर आ गया 6, 6 का वर्ग करके एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। 6 का वर्ग 36, 36 में से 1 कम करोगे 37, सॉरी 1 जोड़ोगे तो 37 और 36 में से 1 कम करोगे तो 35। तो 12, 35 और 37 ये ट्रिपलेट्स बने हमारे। तो आशा करता हूं कि ट्रिपलेट्स यानी पाइथागोरियन संख्या समूह है या बौद्धायन संख्या समूह है, ये चीज आपके बिल्कुल क्लियर हुई होगी। और अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट जरूर किया कीजिए। वैसे तो अभी तक आप लोगों ने बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स हमें दिया है, कोई शिकायत नहीं है, चीजें समझ में आ रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये चीज तो हमारी खत्म हुई, पाइथागोरियन संख्या या बौद्धायन संख्या समूह जो है वो चीज आपकी मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है। अब हम कुछ संख्याओं की और बात करते हैं। तो उसी कड़ी के अंतर्गत हमने नई संख्याएं ली, सम संख्या। कौन सी संख्या ली दोस्तों? सम संख्या। सम संख्या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। क्या बोला जाता है? इवन नंबर। तो इवन नंबर बोल रहे हैं तो इसको किससे प्रदर्शित किया जाएगा? ई से। किससे प्रदर्शित किया जाएगा? ई से प्रदर्शित किया जाएगा। अब यहां देखिए क्या कंडीशन आपकी बनेगी। पहली शर्त, सम संख्या किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो सिंपल परिभाषा आप याद रखिए, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 2 से भाज्य। बस ये परिभाषा आप याद रखिए। कोई भी सम संख्या किसे कहा जाएगा या किसे माना जाएगा? तो ऐसी कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 0 हो या उसके इकाई अंक में 2 का भाग जाता हो, तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी? सम संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम उदाहरण की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस प्रकार ये संख्या कहां तक गई? अनंत तक गई। कहां तक गई? अनंत तक गई। तो यहां से अगर मैं प्रश्न बनाना चाहूं, जो प्रश्न बनते हैं, तो पहला जो प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा? सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी?
सबसे छोटी सम संख्या, तो हमारा उत्तर आएगा 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 2 होती है। कभी भी इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि कई बार कुछ चीजें ऐसे बदलती हैं। कुछ टीचर्स ये भी कह देते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या 0 होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान दे लीजिए क्यों नहीं होता। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान के चलिए हमें एक प्रश्न मिला कि प्रथम 5 सम संख्याओं का, ध्यान दीजिए मेरी बात, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 5 सम संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? मुझे औसत ज्ञात करना है। औसत आगे की आने वाली प्रश्नावली है, लेकिन फिर भी मैं इस उदाहरण को ले रहा हूं क्योंकि ऐसी चीज नहीं है जो आपने कभी नहीं पढ़ी हो, कभी आपने देखी नहीं हो। औसत जो होता है यानी एवरेज जो ज्ञात करना होता है, वो कहता है कि राशियों का योग करके राशियों की संख्या का मुझे उसमें क्या देना है? घात। औसत को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या कहता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। दूसरे अर्थों में मैं बात करूं कि औसत होता क्या है, तो औसत मेरे प्यारे विद्यार्थियों होता है बीच का मान। औसत क्या होता है? बीच का मान या मध्य मान। और वो कह रहा है कि पहली 5 सम संख्याएं, तो पहली 5 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ये पहली मेरी 5 सम संख्याएं हैं और इनमें आप गौर करिए बीचों बीच आने वाली संख्या क्या है? 6 है। तो कहने का मतलब पहली 5 सम संख्याओं का औसत क्या आया? 6 आया। क्या आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 6 आया। लेकिन अगर मान लो पहली सम संख्या में 0 लेता हूं, पहली सम संख्या में 0 लेता हूं, तो मेरा उत्तर आएगा 4। मेरा उत्तर क्या आएगा? 4, जो एक गलत उत्तर माना जाएगा। ये मैं उन अध्यापकों के लिए कह रहा हूं, उन टीचर्स के लिए कह रहा हूं कि कई बार कुछ टीचर्स अपने आप को ज्यादा अच्छा प्रेजेंट करने के चक्कर में बच्चों को ऐसे तथ्य पढ़ा देते हैं जो कहीं ना कहीं बच्चे को मिसगाइड करते हैं। ये चीज मैंने इसीलिए इतनी एक्सप्लेन की है क्योंकि कई बच्चे हमसे भी कहते हैं कि सर हमें तो ये बताया गया है कि सबसे छोटी सम संख्या 0 है। अगर वो ये चीज कह रहे हैं तो मैं फिर कह रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब ये सवाल आ रहा है आपका औसत का, तो फिर वह उत्तर 6 सही क्यों माना गया? क्यों माना गया? क्योंकि पहली सम संख्या हमारी 2 ही होती है, 0 हमारी सम संख्या नहीं है। अब वो ये भी कहते हैं कि 0 में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन मैं ऑलरेडी आपको पूर्णांक पढ़ा चुका हूं, वहां मैं बता चुका हूं कि 0 एक उदासीन पूर्णांक होता है। 0 अकेला कोई अस्तित्व नहीं रख रहा, वो कोई क्रिया नहीं कर रहा। इसलिए हम प्रारंभ जो करते हैं सम की, वो कहां से करते हैं? 2 से। दूसरी कंडीशन, प्रॉपर मैं सूत्र लगाता हूं, तो मैं जोड़ता हूं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और बटे में कितना? 5। बटे में कितना? 5। तो 10 और 8 18, 24 और 4 28 और 2 30 और 30 में जब मैं 5 का भाग देता हूं तो मेरा परिणाम 6 आया। तो ये चीज प्रूव करती है कि सबसे छोटी सम संख्या जो होगी वो कौन होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वो 2। तो आपको मिसगाइड नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि कभी भी आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो हमेशा आपको 2 ही उत्तर देना है। क्लियर? चलिए, सबसे छोटी सम संख्या 2 हो गई। नंबर 2, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग सम संख्या वो होती है हमारी 4। 2 प्रश्न यहां से बनेंगे। पहली शर्त, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 2। दूसरी शर्त, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग सम संख्या, तो हमारा उत्तर आएगा 4। 4 एक सम संख्या भी है और साथ ही साथ पूर्ण वर्ग भी है। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर किया कि मैंने 0 क्यों सम संख्या नहीं मानी जाती। और दूसरी कंडीशन, अभी विषम संख्या में आपको बताऊंगा, वहां ये चीज और क्लियर हो जाएगी कि क्यों हमने 0 को सम संख्या नहीं माना है सबसे छोटी। तो ये सम संख्या हो गई। अब इसी का उल्टा लीजिए आप विषम संख्या। इसी का उल्टा क्या होता है? विषम संख्या। कि विषम संख्या किसे कहा जाता है, उससे रिलेटेड सवाल आपके क्या बनेंगे, तो देख लीजिए उनको भी। विषम की यदि हम बात करें तो पहली शर्त, विषम संख्या को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? तो विषम संख्या को अंग्रेजी में मेरे प्यारे विद्यार्थियों बोला जाता है ऑड नंबर। क्या नंबर बोला जाता है? ऑड नंबर।
तो इसका पहला अक्षर ओ है, तो विषम संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से। और विषम संख्या क्या? ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2 से भाज्य नहीं हो, जिसका इकाई अंक किससे भाज्य नहीं हो? 2 से भाज्य नहीं हो, वह संख्या हमारी क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। तो विषम संख्या ओ से प्रदर्शित हुई और शुरू हुई कहां से? 1 से। कहां से शुरू हुई? 1 से शुरू होकर वही कंडीशन अनंत तक जाती है। तो ध्यान दे लीजिए, 1 से शुरू हो रही है, तो यहाँ प्रश्न अपने आप बन गया कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी विषम संख्या जो होती है वो होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न जो हमने सम संख्या में भी बनाया कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग विषम संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग विषम संख्या क्या होगी? तो वो भी क्या होगी? 1 ही होगी। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या भी 1 है और सबसे छोटी पूर्ण वर्ग विषम संख्या पूछता है तो भी मेरा उत्तर 1 आएगा। यहां भी आपका 0 वाला कंसेप्ट और क्लियर हो सकता है। आपने जब गिनती लिखना शुरू किया तो आपने गिनती इस प्रकार से लिखी और इसी प्रकार से हम आज भी गिनती लिखते हैं। यानी कहने का मतलब पहली संख्या आपने विषम लिखी, तो विषम लिखी तो उसके बाद संख्या कौन सी आएगी? सम आएगी। फिर उसके बाद दोबारा आपकी विषम आई, फिर उसके बाद दोबारा आपकी सम आई, फिर उसके बाद आपकी विषम आई। यानी संख्याओं को लिखने का एक निश्चित क्रम होता है कि सबसे पहले विषम संख्या आती है, उसके बाद सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम। तो सबसे पहले मैंने विषम संख्या ली तो कौन ली? 1 ली। कौन ली? 1। यानी सबसे छोटी विषम किसको माना गया? 1 को माना गया। तो विषम के बाद जो संख्या आई वो सम आई, तो ये पहली सम आई है, पहली सम आई है, तो पहली सम क्या है हमारी? 2 है। 2 है तो इसका मतलब सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 2 होगी। तो 2 कंसेप्ट से मैंने आपको ये चीज क्लियर करके बताई है कि क्यों 0 सम संख्या नहीं है। तो आगे इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी सम और विषम, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे की बात करें कि सम और विषम से क्या क्या अपनी प्रश्न बन सकते हैं। तो पहली शर्त तो ये कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां आपको संख्या माननी पड़ती है। क्या माननी पड़ती है? आपको संख्या माननी पड़ती है। जैसे सम संख्या आपको माननी है, या कह सकता हूं मैं आपको विषम संख्या माननी है, तो उनको कैसे माना जाता है? तो ध्यान दे लीजिए, किसी प्रश्न में मुझे सम संख्या माननी है तो पहली सम मैंने मान ली क्या? x। पहली सम क्या मानी मैंने? x मानी। अब आप गौर करिए, 2 के बाद 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 आया, 12 आया, 14 आया, तो इनमें अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। यहाँ अंतर कितने का? 2 का। यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का। इसी प्रकार आगे आप चलते जाइए, सब में अंतर कितने का चलेगा? 2-2 का चलेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि सम संख्याओं में अंतर कितने का होता है? 2 का होता है। तो यदि पहली सम में x मान रहा हूं तो दूसरी में x + 2, यानी यहां से यहां तक अंतर कितने का होना चाहिए? 2 का। फिर दूसरी से तीसरी में गए तो x + 4, तो यहां से यहां तक अंतर कितने का? 2 का। फिर अगली मैंने संख्या ली तो x + 6, तो भी अंतर कितने का होना चाहिए? 2 का। इस प्रकार से आपकी संख्या मानी जाएगी। ये कंसेप्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्या कारण है कि ये चीज मैं बोल रहा हूँ? ये इसलिए बोल रहा हूं कि सम संख्या में तो फिर भी विद्यार्थी गलती नहीं करते हैं, लेकिन जब यही सवाल किसका पूछा जाता है? विषम का। तो विषम में पहली से विषम तो विद्यार्थी x मान लेता है, लेकिन दूसरी जब विषम माननी होती है तो उसमें वो गलती कर देते हैं, या तो वो x + 1 करते हैं या फिर x + 3 करते हैं। जबकि आप देखिए विषम का सिस्टम क्या है? 1 के बाद 3 आई, फिर 5 आई, फिर 7 आई, फिर 9, फिर 11, फिर 13। अब आप गौर करिए, 1 से 3 में अंतर 2 का है, 3 से 5 में अंतर 2 का है, 5 से 7 में अंतर 2 का, 7 से 9 में अंतर 2 का, 11 में अंतर 2 का, 13 में भी अंतर। यहाँ भी आपका अंतर कितने का चल रहा है?
2 का चल रहा है, तो यहां भी आपको गलती नहीं करनी है। अगली विषम x प्लस 2 ही होगी, क्योंकि पहली विषम से दूसरी विषम में वही 2 का अंतर, फिर वही x प्लस 4 आएगी, तो फिर यहाँ 2 का अंतर, फिर x प्लस 6 अगली विषम आएगी, क्योंकि अंतर कितने का, 2 का। यानी मैं कह सकता हूं, ध्यान दे दीजिए कि मैं कह सकता हूं कि चाहे आपको सम माननी हो, चाहे आपको विषम माननी हो, पहली संख्या तो आप हमेशा क्या मानोगे, x, और दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, x प्लस 6, यानी 2 के अंतर से ही आपको संख्या माननी है। ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर मान के चलिए आप गलती करते, पहली x मान लेते, दूसरी आप x प्लस 1, फिर x प्लस 3, फिर x प्लस 5, इस प्रकार से बढ़ते, तो देखो क्या गलती होती। अब x की कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी भाई, x आपने माना है तो उसका कोई ना कोई तो मान विषम संख्या के रूप में आएगा। अब मान के चलिए कि मैंने कोई सवाल हल किया, उसमें x का मान 19 आया, x का मान क्या है, 19 आया, तो अब आप गौर करो, 19 में 1 जोड़ोगे तो 20, 19 में 3 जोड़ोगे तो 22, 19 में 5 जोड़ोगे तो 24। अब हम सवाल तो विषम संख्या का कर रहे हैं, पहली विषम हमने x मान ली, तो वो मेरे उत्तर में 19 आ गई, पर क्या आगे की संख्या आपकी विषम आई, ये तो सारी सम हो गई, ये तो सारी क्या हो गई, सम हो गई। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, और ये बात मैंने आपको इसीलिए बताई है कि ज्यादातर जो विद्यार्थी होते हैं जिनको हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, वहां जब हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि अगर आपको विषम संख्या माननी है, पहली विषम आपने x मान ली, तो दूसरी विषम क्या होगी, तो उनके उत्तर यही आते हैं कि या तो x प्लस 1 बोलेंगे या x प्लस 3 बोलेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब भी आपको सम या विषम माननी है, हमेशा यही क्रम रहना चाहिए। चलिए और अब मैं बात करता हूं कि किस प्रकार के सवाल सम विषम से बन सकते हैं। कई बार एग्जामिनर इस प्रकार के सवाल सम विषम से देगा। देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, a तथा b, ये 2 संख्याएं, a तथा b 2 संख्याएं हैं। a तथा b क्या है, 2 संख्याएं हैं। अब आपको प्रश्न में ये दे दिया जाएगा कि a क्या है, b क्या है। कहने का मतलब मैंने कहा कि a एक सम संख्या है, a क्या है, सम, और b भी क्या है, सम है। तो वो पूछता है 2 संख्याएं हैं, तो बताइए कि a प्लस b का मान क्या होगा, a प्लस b का मान क्या होगा, सम होगा, विषम होगा, प्राकृत होगा, भाज्य होगा, इस तरीके। तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं कि कोई भी आपको चर पद दे दिए जाए, उनकी वैल्यू दे दी गई कि वो सम है या विषम है, तो आप यहाँ सोचना नहीं कि इसका उत्तर क्या आएगा, आप यहाँ संख्याओं की वैल्यू पुटअप कीजिए, यानी संख्या रखिए आपका उत्तर। उसने कहा कि a और b विषम, सम है, a और b क्या है, 2 संख्याएं, और a का मान भी सम है, b का मान भी क्या है, सम है। तो मैंने एक संख्या रख ली 2 और दूसरी रख ली 4, तो मेरा रिजल्ट आया 6। अब आप देख लीजिए 6 क्या है, 6 क्या है, एक सम संख्या है, 6 क्या है, एक सम संख्या है। यानी मैं कह सकता हूं कि 2 सम संख्याओं को यदि मैं जोड़ता हूं, 2 सम संख्याओं को यदि मैं जोड़ता हूं, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, सम संख्या के रूप में आएगा। और भी उदाहरण आप ले सकते हैं कि मैंने 4 में 6 जोड़ दिए तो मेरा रिजल्ट 10 आया, मैंने 6 में 12 जोड़ दिए तो रिजल्ट मेरा 18 आया, मैंने 12 में 18 जोड़ दिए तो मेरा रिजल्ट 30 आया। तो आप गौर कर लीजिए, जब भी मैं 2 सम संख्याओं को जोड़ रहा हूं तो मेरा परिणाम क्या आ रहा है, सम आ रहा है। यानी मैं नियम कह सकता हूं कि यदि 2 सम संख्याओं को यदि जोड़ा जाता है तो उसका टोटल हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। क्या आएगा, सम। अब इसी प्रकार हम इनको सम ना मानकर इनको हम कह देते हैं कि ए भी विषम है और बी भी क्या है, विषम है। ए भी विषम है और बी भी क्या है, विषम है। तो बात हुई कि a प्लस बी का मान क्या होगा। तो अब मुझे सम के स्थान पर क्या रखनी है, विषम। तो देखिए पहली सम विषम रख ली 1, दूसरी रख ली 3, मेरा रिजल्ट आया 4। फिर इसी प्रकार पहली 3 रखी, दूसरी 5 रखी, तो मेरा रिजल्ट आया 8। पहली मैंने 3 रखी, दूसरी मैंने 7 रखी, तो मेरा रिजल्ट आया 10। बहुत बड़ी संख्या आप ले लो, मैंने पहली 23 रखी, दूसरी मैंने 39 रखी, तो मेरा रिजल्ट आया 62। अब आप गौर करो, जो परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वो सारे आपके क्या आ रहे हैं, वो सारे आपके क्या आ रहे हैं, वो सारे आपके सम आ रहे हैं। यानी यहाँ भी एक और नियम बना कि 2 विषम संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तो उनका योग हमेशा क्या आएगा, सम संख्या के रूप में आएगा। और तीसरी जो कंडीशन बन सकती है
दो कंडीशन तो बन गई कि दोनों सम संख्या है ए बी या फिर दोनों विषम है। तीसरी कंडीशन कि ए एक सम है और बी एक विषम है। ए तो एक सम है और बी एक विषम है, या इसका उल्टा कर दीजिए कि ए तो विषम है और बी क्या है, सम है। तो a प्लस बी का मान क्या होगा? कहने का मतलब अगर एक सम और एक विषम संख्या को मैं जोड़ता हूं तो परिणाम क्या आएगा? एक सम और एक विषम संख्या को मैं जोड़ता हूं तो क्या परिणाम आएगा? तो ध्यान दीजिए, मैंने लिया सम में मैंने ले ली 2 और विषम में ले लिया मैंने 1। मैंने टोटल किया तो 3 आया। मैंने टोटल किया तो कितना आया? 3 आया। उल्टा कर दीजिए कि मैंने एक विषम संख्या ले ली 3 और एक ले ली सम संख्या 6, तो उनका टोटल किया तो कितना आया? 9। कैसे भी आप कोई भी संख्या ले लीजिए, मैंने एक 21 ली, मैंने एक 28 ली, तो रिजल्ट आया मेरा 49। मैंने एक संख्या ली 123 और एक संख्या ली 122, तो मेरा रिजल्ट आया 145। अब आप देखिए 49, 145, 3 या 9, ये जो संख्या है ये सारी विषम संख्या है। तो यहाँ पे 3 कंसेप्ट क्लियर हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यदि दो सम संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो उसका परिणाम हमेशा सम आएगा। यदि दो विषम संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो उसका परिणाम हमेशा सम आएगा। किंतु एक सम और एक विषम यदि हम जोड़ते हैं तो उसका टोटल हमेशा विषम संख्या के रूप में आएगा। तो ये सम और विषम के कुछ कंसेप्ट है, कई बार एग्जामिनर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट कर देता है। और ध्यान दे दीजिए, इनमें भी वो क्या करते हैं, आपको संख्या बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एग्जाम में आया हुआ सवाल देखना, आप ध्यान देना। क्वेश्चन दिया x तथा y सम संख्या है, x तथा y सम संख्या है तथा z विषम संख्या है, z विषम संख्या है, तो x प्लस वाई प्लस z बराबर प्रश्नवाचक होगा। और यहां आपको 4 ऑप्शन दे दिए। पहला दे दिया सम, दूसरा दे दिया विषम, तीसरा दे दिया अभाज्य, और चौथा दे दिया इनमें से कोई। अब वो कह रहा है कि x और y जो है ये दोनों तो क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सम, और z जो है वो क्या है, विषम। और ये आपको एक इक्वेशन या एक समीकरण बनाकर दिया है, आपको इसका पता करना है। तो यहाँ वही बात, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि इसका उत्तर क्या आएगा, आप केवल समीकरण में प्रश्न के अनुसार वैल्यू पुट अप कीजिए। तो x के स्थान पर सम रखनी है तो मैंने 2 रख लिया, y के स्थान पर सम रखनी है 4 रख लिया, z के स्थान पर विषम रखनी थी 1 रख लिया। मैंने टोटल किया, टोटल आया मेरे पास 7। मेरे पास टोटल क्या आया, 7 आया। अब 7 इन तीनों में से किस किस कैटेगरी को पूरा कर रहा है, तो सम तो नहीं हुआ, यानी मेरा उत्तर विषम हो सकता है या मेरा उत्तर अभाज्य हो सकता है। तो और कंफर्म करने के लिए आप कोई और बड़ी संख्या ले लो कि मैंने ले लिया 12, मैंने ले लिया 14 और मैंने ले लिया 13। तो ये हो गया 10, 20, 30, 4 2 6, 6 3 9, तो ये आ गया 39। कितना आया, 39। 39 विषम को तो पूरा कर रहा है किंतु अभाज्य को पूरा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब मेरा उत्तर क्या होगा, विषम संख्या। यानी 7 जो आई थी वो विषम तो थी, पर विषम होने के साथ साथ अभाज्य भी थी। तो मेरा डाउट हो गया कि मेरा उत्तर विषम आएगा या अभाज्य आएगा। तो कंफर्म करने के लिए मैंने और संख्या ली और मेरा क्लियर हुआ कि पहले भी 7 आया, फिर 39 आया। ये दोनों अभाज्य तो नहीं है किंतु विषम जरूर है। 7 तो भाज्य है पर 39 अभाज्य नहीं है, पर ये कंफर्म है कि दोनों क्या हुई, विषम। अब वो कुछ भी दे कि x प्लस वाई माइनस z क्या होगा, तो भी हमारा उत्तर कोई ना कोई तो आएगा। तो इस प्रकार के सवाल आपसे सम और विषम के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं कि कोई भी आपको एक समीकरण देगा, उसमें आपको वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखकर आपको उत्तर बताना है कि इसका क्या उत्तर हो सकता है। तो इस प्रकार के सवाल जब हम प्रैक्टिस शीट स्टार्ट करेंगे तो उनमें आपको ये सवाल करवाऊंगा मैं कि किस किस प्रकार से सवाल एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों सम और विषम की बात, और आशा करता हूं कि आज जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है, 3 चीजें हमारी क्लियर करवाई है आज मैंने। एक तो है पाइथागोरियन संख्या समूह, जिन्हें हम ट्रिपलेट्स के नाम से जानते हैं, उनको कैसे आप सेकंडों में हल कर सकते हो, कैसे आप ट्रिपलेट्स याद कर सकते हो, वो चीज मैंने समझाई।
दूसरी सम और विषम संख्याएं बहुत छोटी थी, लेकिन उन छोटी संख्याओं में भी हम कैसे गलतियां कर देते हैं, किस प्रकार हमारे सवाल गलत हो सकते हैं, उस कंसेप्ट को मैंने क्लियर किया। जीरो सम है या नहीं है, मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, सारा चीज आपको क्लियर किया। साथ ही साथ सम विषम मानने में हम किस प्रकार गलती कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो निश्चित रूप से आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है, और आगामी समय में सम विषय से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके आएंगे उनमें आप गलती नहीं करोगे। तो यदि आपको क्लास पसंद आती है, वीडियो अच्छा लगता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार निरंतर हम आपके लिए बहुत बढ़िया शानदार वाले वीडियो बनाते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।